निकालिए जी। अच्छा जी। ए बिजनेस यूजेस एन इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम मैंने आपको कल बताया था कि एक सीए एक गेट कीपर को 10,000 पकड़ा देता है, सही है, और कहता है खर्च करो, महीने बाद हिसाब करेंगे। महीने पर उसने 8,000 खर्च कर दिया, 2,000 उसके पास पड़ा हुआ है, इसका वो हिसाब देगा। हिसाब जब क्लियर हो जाएगा तो वो सीए उसको कितने दे देगा पैसे, 8,000 और दे देगा। टोटल पैसे दोबारा कितने हो जाएंगे उसके पास, 10,000। ये 10,000 इसको कहते हैं इंटरेस्ट अमाउंट। इसको क्या कहते हैं? एट द स्टार्ट ऑफ मंथ देयर इज 10,000 कैश इन द petty cash tin. Amount of 600 is paid to Leila to compensate her for a payment she made out of her own pocket on behalf of business. After this transaction, the petty cash tin will contain 9,400. कितना खर्चा हुआ जी? 600। बाकी कितने पैसे बचे होंगे? An invoice from Leila for 600. These two add back to interest amount. ठीक है जी। एग्जाम्पल से समझाई थी, पर एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। Shanze Industries keeps an analyzed petty cash book using an impress system. The impress amount is 2,000. यहाँ पे कितनी अमाउंट है? The following information is available for the month of June. कितना बैलेंस पड़ा हुआ है आपके पास? 2,000। पेड विंडो क्लीनर, सफाई करने वाले को कितने पैसे दिए हैं, और उसके एक पर्ची बना के रख ली अपने पास। बॉट पेन्स एंड पेंसिल्स, पेन और पेंसिलें परचेज की, कितने की, उसकी पर्ची बना के रख ली। पेड फॉर बस फेयर, बस का किराया दिया, कितना, उसकी पर्ची बना के रख ली। पेड फॉर प्रिंटर कार्ट्रेज, प्रिंटर की स्याही खत्म हो गई थी, वो भरवाई है, कितने की, वाउचर नंबर 4 बना के रख लिया। परचेज इनवेलप्स, वो जो खतों के लिफाफे होते हैं, वो परचेज किए हैं, कितने, 270 के, उसकी पर्ची बना के रख ली। पेड फॉर कॉफी एंड मिल्क फॉर ऑफिस स्टाफ, ऑफिस वालों को कॉफी और दूध ला के दिया है, कितने का। बॉर्ड प्रिंटिंग पेपर्स, पेपर लिए हैं। पेड टैक्सी फेयर, ऑफिस क्लीनर को दोबारा पैसे दिए हैं। पेड फॉर बिस्किट एंड टी 100। पेपर पिंस दोबारा। पेट्रोल। समझ लगी बात? अब बच्चों इसमें करना क्या है, उसने कहा जी राइट ऑफ द पेटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ जून 2016 फॉर शानजी इंडस्ट्रीज, बैलेंस द पेटी कैश बुक एंड कैरी डाउन द बैलेंस, शो द रजिस्ट्रेशन ऑफ इंप्रेस एज ऑन ये कब जुलाई 2016। अब करना क्या बच्चों, यहाँ पे दो कॉलम होंगे, एक जो पैसे मिले उसका कॉलम डेबिट, और एक जो आपने पैसे दिए लेकिन उसके कई कॉलम होंगे, ये सारे कॉलम क्रेडिट हैं। ये क्रेडिट कॉलम है और ये डेबिट कॉलम। जून 1 को पैसे मिले कितने, 2,000, ये बैलेंस। तो लगी बात? जून 6 को आपने वाउचर नंबर 1 रिकॉर्ड किया, क्लीनर को पैसे दिए, अब एक टोटल का कॉलम आएगा और एक सब टोटल का कॉलम आएगा। टोटल कितने पैसे लगे, 200, कहाँ लगे, क्लीनिंग में लगे, तो क्लीनिंग वाले कॉलम में लिख देंगे। फिर उसके बाद 8 जून को क्या हुआ, पेन एंड पेंसिल परचेज किए, वाउचर नंबर 2 रिकॉर्ड किया, टोटल कितने पैसे लगे, 100। लेकिन सब कॉलम कौन से लिखेंगे, स्टेशनरी वाले कॉलम में लिखेंगे जाके। समझ आ गई? 11 तारीख को बस का किराया दिया, कितने पैसे लगे टोटल, 60 रुपए। लेकिन वो किस कॉलम में जाके लिखेंगे, ट्रैवल वाले कॉलम। फिर 16 तारीख को प्रिंटर परचेज किया, प्रिंटर कार्ट्रिज परचेज किया, 400 रुपये खर्चा आया, किस कॉलम में जाके लिखेंगे, स्टेशनरी वाले कॉलम में। इनवेलप परचेज किया 18 तारीख को, वाउचर नंबर 5 बनाया, कितने पैसे लगे टोटल, लेकिन किस कॉलम में लिखेंगे, पोस्टेज वाले कॉलम में लिखेंगे। समझ आ रही है? फिर कॉफी एंड मिल्क, वाउचर नंबर 6, टोटल कितने पैसे दिए, किस कॉलम में जाके लिखेंगे, प्रिंटिंग पेपर 80 रुपए, किस कॉलम में जाके लिखेंगे, स्टेशनरी वाले कॉलम। फिर टैक्सी फेयर 200, कहाँ पे लिखेंगे जी, ट्रैवल में जाके लिखेंगे। फिर ऑफिस क्लीनर 170, किस कॉलम में जाके लिखेंगे जी, क्लीनिंग वाले कॉलम में। बिस्किट एंड टी 100,
किस कॉलम में लिखेंगे? फूड वाले कॉलम में लिखेंगे। पेपर पिंस 40 किस में लिखेंगे? पेट्रोल 70 किस कॉलम में लिखेंगे? ट्रैवल। तो बच्चों टोटल खर्चा हुआ था 1760। टोटल खर्चा कितना हुआ? 1760। 370 कहाँ लगा? क्लीनिंग में। 620 कहाँ लगा? स्टेशनरी में। 330 कहाँ लगा? 270 कहाँ लगा? पोस्टेज में। और 170 कहाँ लगा? तो उसकी सब डिटेल भी आ गई। ये महीने बाद जाएगा। ठीक है जी। 29 तारीख को आखिरी ट्रांजेक्शन हुई है। 30 तारीख को उसके पास कितना बैलेंस बचा हुआ है? 240। टोटल कितना इसको दिया गया था? 2000। 2000 में तो 240 बचा हुआ है। यहां तक की बात समझ लगी? अच्छा, अब बच्चों वो क्या करेगा? ये सारे वोचर पकड़ेगा, पर्चियां पकड़ेगा जो उसने बनाई हुई हैं, क्योंकि यकम तारीख को या 2 तारीख को उसने कहाँ खर्चा किया था महीने के एंड पे उसको याद नहीं रहना। वो पर्चियों पे लिखा हुआ, वो पर्चियां उसको बता देंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या खर्चा किया। तो समझ आएगी बात? महीने के बाद वो जाएगा चार्टर्ड अकाउंट के दफ्तर में, वो सारी पर्चियां उसको पकड़ा देगा। उन पर्चियों में सारी डिटेल होगी। वोचर नंबर 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, 4 पे क्या है। चार्टर्ड को सारी पर्चियों को चेक करेगा, उसका टोटल करेगा। तो टोटल करके जवाब कितना आएगा? 1760। वो पर्ची अपने पास रख लेगा। 1760 रुपया उसको मजीद दे देगा। उसके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं? उसमें 1760 जमा करेगा तो दोबारा बैलेंस कितना देगा? 2000। उसको कहेंगे भाई अब जून का महीना तो गुजर गया, अब जुलाई के महीने में भी तुमने ऐसे ही खर्चा पे करना है और रिकॉर्ड कर। समझ लगी नहीं? तो बच्चों डेबिट साइड में सिर्फ एक दफा रिकॉर्डिंग होनी है जब पैसे आने हैं, और बाकी सारा महीना क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग होनी है। समझ आ गई बात? ये है जी पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक क्लियर है बच्चों? अब अगला पॉइंट ये है कि जनरल जनरल में क्या चीज रिकॉर्ड होगी। हमने कहा था जनरल जनरल में हर वो चीज रिकॉर्ड होती है जो बाकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती। इसके डिटेल में अगर हम जाए ना, तो 3-4 चीजें हैं वो आपने याद रखनी है, पेपर में आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। कि जनरल जनरल में सबसे पहले ईयर एंड एडजस्टमेंट रिकॉर्ड होगी। क्या रिकॉर्ड होगी? ईयर एंड एडजस्टमेंट्स। कोई गलती हो गई है, कोई एरर आ गया, उसको ठीक कर लें। सेटलमेंट डिस्काउंट याद करें कहाँ रिकॉर्ड होता है? जनरल जनरल में रिकॉर्ड होता है। कॉन्ट्रा सेटलमेंट कल पढ़ी थी। कॉन्ट्रा सेटलमेंट कहाँ रिकॉर्ड होती है? वो ना परचेज बुक में रिकॉर्ड होती है, ना सेल्ड बुक में, ना कैश बुक में, क्योंकि उस एडजस्टमेंट का कैश से कोई लेना देना नहीं है, सेल से कोई लेना देना है, परचेज से कोई लेना देना है, तो किसी से भी लेना देना नहीं है, तो वो फिर कहाँ रिकॉर्ड होगी? जनरल जनरल में रिकॉर्ड होगी। करेक्शन ऑफ एरर, कोई गलती हो गई है तो वो रिकॉर्ड करेंगे। एनी अदर एडजस्टमेंट जो इन किसी में भी फिट ना बैठती हो, तो उसके लिए ज्यादा से उन्होंने कैटेगरी बना दी है, एनी अदर एडजस्टमेंट। अच्छा जी, कितनी चीजें हैं जो जनरल जनरल में रिकॉर्ड होंगी बच्चों? 5। ये याद रखो। कितनी चीजें रिकॉर्ड होंगी? कौन कौन सी? ईयर एंड एडजस्टमेंट, साल के एंड में एडजस्टमेंट करनी पड़ जाती है कोई, और सेटलमेंट डिस्काउंट, कॉन्ट्रा सेटलमेंट, करेक्शन ऑफ एरर, और एनी अदर एडजस्टमेंट। In practice, not all entries are recorded in journal or generalized, but of course it is possible to write a journal for any transaction. वो कहता है प्रैक्टिस में जब हम किसी कंपनी में काम करेंगे तो सारी ट्रांजैक्शन जनरल में रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन किसी भी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री आपने पास करनी हो वो आप कर सकते हैं। मतलब आपने किसी को कैश पे, डेटर से आपको कैश मिला है, आप एंट्री क्या पास कर सकते हैं? कैश डेबिट डेटर एंट्री तो बनती है कि नहीं बनती? हाँ, अब आप एंट्री पास नहीं कर रहे क्योंकि कैश बुक में आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ठीक हो गया? लेकिन कहता है अगर आप एंट्री पास करना चाहें तो कोई मना कर सकता है? एंट्री तो बनती है ना, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। क्योंकि पहले जमानों में हम ये एंट्री जनरल में पास किया करते थे, याद है ना? जब कारोबार छोटे होते थे तो ये जनरल में ही एंट्री पास होती थी। अब जाके कह रहे हैं कि भाई जनरल में एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, सीधी कैश बुक में ले जाओ। हम कैश बुक में ले गए, लेकिन क्या उसकी एंट्री नहीं हो सकती? हो सकती है। और समझ आ रही बात है? अच्छा जी, वाउचर्स एज एन अल्टरनेटिव टू डे बुक्स। मतलब वो कहता है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की जगह हम वाउचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की जगह हम क्या कर सकते हैं, वाउचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा देखें, सेल्ड बुक हमने पढ़ी, उसमें क्या करते थे, हम वो सेल रिकॉर्ड करते थे जो हमने कस्टमर को की होती थी उधार पे, ऐसी है, वो सेल्ड बुक में रिकॉर्ड होती थी। कहता उसकी जगह आप सेल्स वाउचर इस्तेमाल कर लें। आप कभी भी किसी रेस्टोरेंट पे जाएं, ठीक हो गया, तो वहां पे जब आप पैसे पे करते हैं वो आपको छोटी सी पर्ची ला के देते हैं, और ऐसे ही होता है ना, वो जो छोटी सी पर्ची होती है ना, वो बेसिकली वो डे बुक नहीं होती, वो वाउचर होता है। वो क्या होता है, उसका सफा भी बड़ा पतला सा होता है, बड़ा मतलब सस्ता सा पेपर होता है, और छोटा सा होता है, मतलब एक पूरा पेज नहीं होता, तो छोटी सी एक पर्ची होती है, तो छोटा सा एक रोल होता है, उन्होंने छोटी सी मशीन में लगाया होता है, तो जिसको वो कार्ड स्वैप करते हैं तो छोटी सी पर्ची निकलती है, जैसे पेट्रोल पंप पे जाते हैं, ठीक है, उनके पास डिवाइस होती है जिसमें कार्ड स्वैप करते हैं तो छोटी सी पर्ची निकलती है, तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वाउचर कहते हैं। अब वो पूरा रजिस्टर पकड़ के वो डे बुक ही नहीं मेंटेन नहीं कर रहे होते। अच्छा, वो एक पर्ची निकाल के आपको देते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिकली पूरे दिन का हिसाब उनके पास ऑलरेडी मशीन में मौजूद होता है। समझ रही कि नहीं, फिजिकली उन्होंने कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, इलेक्ट्रॉनिकली उनके पास सारे दिन का डाटा मौजूद होता है। जैसे आप कभी एटीएम मशीन में जाएं, वहां पे आप पैसे निकलवाते हैं तो साथ एक रसीद निकलती है, तो क्या वो डे बुक होती है, नहीं, वो क्या होता है, वो वाउचर होता है। लेकिन अगर आप वहां पे एटीएम मशीन में अपनी एटीएम कार्ड यूज करते हुए स्टेटमेंट निकलवाना चाहें, तो स्टेटमेंट निकल सकती है कि नहीं निकल सकती, बोलो तो सही, उससे पूरे महीने का हिसाब होगा कि कब कब कितने पैसे निकलवाए। तो क्लियर है सबको, इसका मतलब है वहां पे एटीएम मशीन में कोई बंदा कोई डे बुक लेके नहीं खड़ा, जो हिसाब रखता हो कि 8 बजे फलां बंदा आया था पैसे निकलवाने के लिए, 8:30 बजे फलां बंदा आया था, 9 बजे फलां बंदा आया था। वहां पे कोई बंदा ये चीजें नोट नहीं कर रहा, वो मशीन ऑटोमेटिकली चीजें नोट कर रही। तो लगी, तो एक पर्ची तो उसने आपको निकाल के दे दी, लेकिन एक डाटा उसने अपने पास रखा है, वो इलेक्ट्रॉनिकली है, वो किसी पर्ची पे लिखा नहीं हुआ। ठीक हो गया। हाँ, अगले दिन जब वो बंदे एटीएम मशीन में पैसे रखने जाते हैं, तो वो सारा इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो होता है वो निकलवा लेते हैं वहां से, ये यूएसबी के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू, जो जैसे भी जो भी उनका सिस्टम होता है, उससे वो सारा डाटा एक्सेल की शीट में कन्वर्ट करके अपने लैपटॉप में देख लेते हैं कि आज के दिन में हमने कितने पैसे जमा करवाए थे, कितने निकल चुके हैं, कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, और जो निकल चुके हैं उसमें से किस किस बंदे ने कितने कैसे पैसे निकलवाए हैं वो उसके अकाउंट में से माइनस हो चुके हैं। ऐसे ही है, कराची में एक बंदा बैठा हुआ है, उसने आपके अकाउंट में पैसे जमा करवाए हैं, आप उसी वक्त एटीएम मशीन पे खड़े हैं, आप वहीं उस 1 मिनट के अंदर अंदर एटीएम मशीन में जाते हैं, एक मोबाइल में आपको मैसेज आता है जनाब 10,000 रुपये ट्रांसफर हो गया, उसी वक्त आप एटीएम मशीन में जाते हैं 10,000 रुपये निकलवा लेते हैं। तो कराची से लाहौर पैसे ट्रांसफर हुए, 1 मिनट के अंदर आपने जाके निकलवा भी लिए, तो कोई बंदा खड़ा था कराची से पैसे लेके आने वाला। ये सारा सिस्टम कैसे चला, इलेक्ट्रॉनिकली चला, उसी 1 सेकंड के अंदर उसके अकाउंट में से पैसे कटे, उसी 1 सेकंड में आपके अकाउंट में पैसे आए, उसी 1 सेकंड में आप एटीएम मशीन गए और वहां से आपने पैसे निकलवा लिए। तो बीच में कोई फिजिकल पेपर इस्तेमाल नहीं हुआ। समझ लगी है। तो अब वो कहता है कि बुक्स ऑफ प्राइमेट्री भी पुरानी हो चुकी है। बुक्स ऑफ प्राइमेट्री भी क्या हो गई हैं, पुराने वक्तों में किताबें बनाई जाती थी, अब नए जमाने में किताबों की कोई जरूरत नहीं है, बस एक वाउचर होता है सबूत के तौर पे जो आपको दे दिया जाता है। अदरवाइज कंपनी के पास सारा डाटा इलेक्ट्रॉनिकली होता है, कंपनी के पास सारा डाटा कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। वो उसको डाटा को एक यूएसबी के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह फाइल ट्रांसफर करते हैं, और अपने लैपटॉप पे ओपन करके सारा डाटा एक दफा देख लेते हैं कि भाई किस किस को कितने कितने पैसे दिए, किस किस से कितने पैसे लिए। तो लगी जी। तो पेपर में बच्चों ये एमसीक्यूज के तौर पे आएंगे कि भाई बताएं जी सेल्स डे बुक का अल्टरनेटिव क्या है, तुम क्या कहें जी, सेल वाउचर, या हम उसको सेल इनवॉइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल इनवॉइस। सेल्स रिटर्न डे बुक, जहाँ पे हम सेल रिटर्न होती है उधार वाले कस्टमर से, वो रिकॉर्ड करते थे, अब उसकी जगह क्या वर्ड यूज होगा जी, सेल्स रिटर्न वाउचर, और सिंपली इसको क्या कहते हैं, क्रेडिट नोट। परचेज डे बुक में हम उधार पे परचेज जो होती थी उसको रिकॉर्ड करते थे, अब उसकी जगह क्या यूज होगा, परचेज वाउचर और परचेज इनवाइस। वो जो सेल इनवाइस होती है सेलर के लिए, वो परचेज इनवाइस होती है बायर के लिए। ठीक है जी। परचेज रिटर्न डे बुक
Record items returned to credit supplier, purchase return voucher और credit note receive. यहाँ पे credit note issue होता है, यहाँ पे credit note receive होता है. Cash book, all cash transaction including cash sale, cash purchase and payment of expenses and cash transaction with credit customer and suppliers. तो उसमें अगर पैसे दिए हैं तो पेमेंट वाउचर, और अगर पैसे लिए हैं तो रसीद वाउचर. समझ लगी जी? फिर जनरल record transaction that are not recorded in any other books of prime entry, non current asset bought on credit, उसके लिए क्या बनता है जी? जनरल वाउचर. ठीक है जी. ये बच्चों उसने आपको एक फॉर्मेट बना के दिया है. ये पेमेंट वाउचर है. कौन सा वाउचर है? यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा जाएगा, पे टू मिस्टर अहमद, मोड ऑफ पेमेंट कैश या चेक जो भी है, तारीख लिखी जाएगी जी 24 दिसंबर 2024, ऑन अकाउंट ऑफ जो है वो एबीसी कंपनी, अमाउंट इन वर्ड्स 10,000, अमाउंट इन रुपीज, चेक नंबर अगर है तो, अगर कैश में दिया है तो नॉट एप्लीकेबल. ठीक है जी. ये डाटा फिल किया जाएगा. प्रिपेयर्ड बाय, किसने बनाया? मिस्टर अली ने ये वाउचर बनाया. अप्रूव्ड बाय, जो उसका सीनियर होगा. ठीक है जी. मिस्टर बशीर, वो उसका सीनियर था, उसने साइन करने हैं, इधर उसने साइन करने हैं, उधर जिसने जो उसका सीनियर उसने साइन करने हैं, और ये उससे साइन करवाएंगे जिसको पैसे दिए. देखो इन दोनों में से, इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट साइन किसके हैं? आवाज नहीं आई. अब खोते हो. जिसने पैसे लिए. अगर जिसने पैसे लिए उसे साइन नहीं करवाए तो कल को कैसे साबित करोगे किसको पैसे दिए? इन दोनों के साइन ना भी हो गुजारा हो सकता है. इसके साइन ना हुए तो कंपनी पूछेगी भाईजान पैसे देते किन्नू सी. तो ये दोनों उस वक्त लड़ रहे होंगे, तीनों में क्या भी सी नाल हाल है. वो कहेगा तू छोटा सी, तीनों नहीं सी पता है. बात समझ रही कि नहीं? तो जब भी किसी को पैसे देते हैं तो क्या करते हैं? उसको कहते हैं लिख दो. जैसे आपके घर में कोई टीसीएस वाला आता है, वो आपको कोई चीज पकड़ाता है तो क्या करवाता? साथ साइन करवाता है. क्यों करवाता साइन? वो पेंसिल की सही खत्म करने के लिए नहीं. उसे जब अपने वापस जाना है दफ्तर में तो वो बताएगा कि भाईजान मैंने आज 5 या 10 डिलीवरीज की हैं. तो दफ्तर वाले कैसे कंफर्म करेंगे उसने वाकई डिलीवरीज की? साइन दे के. और अगले दिन आप चले जाते हैं, भाईजान सानू इतने दिन हो गए ना, चीज ही नहीं मिली. तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो टीसीएस वाले वही रजिस्टर खोलेंगे, उसमें कहेंगे फलां तारीख को आपके घर में वो बंदा गया था चीज लेके, आप उस वक्त मौजूद नहीं थे, आपके घर में फलां बंदा था, उसने चीज रिसीव की थी. ये इंफॉर्मेशन वो कहां से दे रहे होंगे? उस रजिस्टर पे जिस बंदे ने साइन किए होंगे. ठीक है. अगर तो आप खुद मौजूद थे तो आपके सिर्फ साइन काफी हैं. लेकिन अगर आप मौजूद नहीं हैं, आपका भाई मौजूद है या कोई और घर में बंदा मौजूद है, तो उस बंदे का नाम नोट किया जाएगा, सीएनआईसी नंबर नोट किया जाएगा, साइन लिए जाएंगे, ताकि कल को आप जाके उनसे लड़ें कि यार मैंने चीज नहीं मिली. तो ये कह सकते हैं हमने तो पहुंचा दी थी. लेकिन अगर यहां पे साइन ही मौजूद कोई नहीं, इन दोनों के साइन मौजूद है, जो दफ्तर में ऑफिसर बैठा था उसके साइन मौजूद है, जो डिलीवर करने गया उसके साइन मौजूद है, लेकिन जिसको डिलीवर किया उसके साइन मौजूद है, तो वो तो लड़ेगा वहां पे खड़ा होकर कि भाईजान दसो किन्ने ले आया. और ये भी देख रहे होंगे कि यार किन्ने रिसीव किया था. बात सुन लगी कि नहीं लगी? तो अगर उस बंदे के साइन मौजूद नहीं है जिसने रिसीव किया है, तो बाकी सारा कुछ हमने तैयार किया हुआ, उसकी कोई औकात नहीं है. क्लियर है सबको? ठीक है जी. मतलब कोई सबूत नहीं है आपके पास कि भाई आपने किसी को पैसे दिए थे. देखो बाय डिफॉल्ट पैसे जिसकी जेब में है उसके हैं. क्या पैसे के ऊपर किसी का नाम लिखा होता है? किसी का नाम नहीं लिखा होता. चेक पे नाम लिखा होता है. चेक अगर मिस्टर अली का था और मिस्टर अहमद की जेब में है तो चेक मिस्टर अहमद का नहीं है, चाहे उसकी जेब में है. ठीक है जी. वो चेक उसके किसी काम का नहीं, क्योंकि उसका नाम नहीं लिखा हुआ उसके ऊपर. वो पॉइंट समझ आ रहा है? लेकिन पैसे जिसकी जेब में है वो उसके हैं, उस पे आप किसी का नाम वेरीफाई नहीं कर सकते. तो इसलिए जब आप किसी को पैसे देंगे, आपके पास सबूत क्या होना चाहिए
ये डॉक्यूमेंट, इस पे उसके साइन करो, पैसे पकड़ाए हैं उसको साइन करो, ताकि कल को अगर वो भूल जाए कि यार मैंने पैसे लभे ही कोई नहीं, तो यही पेपर निकाल के उसको दिखाया रहा है कि भाईजान ये आपके साइन है। तो समझ आ गई बात है। ये बच्चों पेमेंट वाउचर है, इसमें कितने साइन होने हैं? 3। रिसीट वाउचर, रिसीट वाउचर में 3 साइन कोई नहीं, क्यों? जिस बंदे से रिसीव किए उसके साइन कोई नहीं, क्यों नहीं है? सोचो जरा, जिससे पैसे लिए उसका साइन ही कोई नहीं, जरूरत ही पेश नहीं आई, लाइन भी लगाने की जरूरत नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ जी, यकीन है मैं उस पर, यकीन तो तुम कारोबार चलाओगे। शाबाश। हाँ भाई। हाँ जी, देखो अगर जब आपने पैसे रिसीव कर लिए ना, तो पैसे ही आ गए आपके पास, तो वो ऊपर से तो नहीं आए। ये बचपन में हम झूठ बोलते आए हैं अपने माँ बाप से, और मैं आ रहा सी तला दी जमीन तो मैंने 10 रुपए लगे। ठीक हो गया जी। तो वो जमीन में वो पैसे उग नहीं रहे थे, वो किसी के गिरे होंगे। ठीक है, आप जितना मर्जी के, नहीं नहीं ये तो अल्लाह ने मैंने देते ना ना, अल्लाह ने आपको नहीं दिए, आपने वो पैसे लिए, वो किसी के गिरे हुए थे। वो बात समझ आ रही है? ठीक हो गया। वो जिसका किसी के गिरे हुए थे उसका हो गया नुकसान, अब आपकी जिम्मेदारी थी उसको ढूंढ के उसको वापस कर दे। उसे कहना ऐ तो हो ही नहीं सकता, चाहे वो आपके आगे आगे जा रहा हो। उसे कहना मैं तो देखा ही नहीं, मैंने थले देखा ना बस। नजरों की हिफाजत करना बड़ा जरूरी है। पैसे पढ़ो जेब से पाओ तो साइड दे लो। ठीक है जी, अल्लाह मुझे खिला रहा है। अल्लाह कहना पता तो कटना टाइम 60 साल का, फिर तो आना मेरे को, मैं तो लितर मारा मैं। वो बात समझ आएगी नहीं? आपने पैसे ही ले लिए, वो पैसे ही सबूत है कि भाई पैसे आए हैं, अब पैसे ऊपर से तो नहीं आए। डेफिनेटली सी बात है वो किसी बंदे से ही आए होंगे ना। तो जब पैसे किसी कंपनी के अंदर आ गए, तो ये जानने की जरूरत नहीं है किसने दिए। तो समझ आ गई है? तो सिर्फ 2 बंदों का साइन काफी है, ये और दोनों बंदे कंपनी के होंगे। रिसीव्ड बाय किसने पैसे लिए, और किसने पैसे चेक किए। जिसने पैसे दिए उसका कोई नामो निशान यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहां तक की बात लगी। अब उसके बाद है जी जेवी। जेवी में क्या होगा जी? कोड अकाउंट नंबर लिखा रहेगा, अकाउंट का नाम लिखा रहेगा, डेबिट या क्रेडिट जो पैसे हुए हैं वो लिखे रहेंगे। मतलब जेवी में सीधी एंट्री पास होगी। मतलब फर्नीचर डेबिट, और मिस्टर अहमद क्रेडिट, उधार पे फर्नीचर लिया है, एंट्री पास हो जाएगी। फर्नीचर का कोड है जी 298, और मिस्टर अहमद का कोड है जी 312। अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख देंगे। प्रिपेयर्ड बाय, चेक बाय, ऑथराइज बाय। जिसने बनाया, जिसने चेक किया, और जो उन दोनों का बॉस है। ठीक है जी। अब डेफिनेटली यहाँ पे जब आप जनरल वाउचर बना रहे होंगे ना, तो कोई मेजर ट्रांजैक्शन होगी तो ही इधर आएगी। अदरवाइज कैश वाली ट्रांजैक्शन तो पेमेंट वाउचर में या रिसीट वाउचर में चली गई। सेल वाली ट्रांजैक्शन सेल वाउचर में चली गई, परचेज वाली ट्रांजैक्शन परचेज वाउचर में चली गई। सेल रिटर्न परचेज रिटर्न में वो क्रेडिट नोट यूज हो गया। ऐसे ही है। जनरल वाउचर में जो ट्रांजैक्शन आ रही होंगी वो अनयूजुअल नेचर की होंगी, वो बहुत हैवी होंगी। मतलब फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर को 200 रुपये का तो नहीं आएगा ना। और फर्नीचर को पेन थोड़ी है कि पेन लेने चले गए। तो फर्नीचर ले लिया या प्लांट ले लिया, बिल्डिंग ले ली, ये काफी अच्छी खासी हैवी अमाउंट होगी। उसकी अगर आपने एंट्री करनी है तो फिर उसमें 3 बंदे इन्वॉल्व होंगे, एक जूनियर, एक सीनियर, और एक मैनेजर। समझ आ रही बात? अब बोलो तो सही। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 13 आपको मैंने दी थी, कर ली थी। एग्जाम्पल नंबर 14, 15। चलो जी,
ये आपका चैप्टर हो गया जी खत्म। अब इसके कुछ सवाल करते हैं जी। सबसे पहला सवाल है जी, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री? ट्रायल बैलेंस। द सेल्स डे बुक इज ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग credit sales. Purchased book is a book of prime entry. In which book of prime entry credit note issued to customer are initially recorded? जी, सेल रिटर्न, जर्नल, ऐसी है। इन विच बुक ऑफ प्राइमरी डेबिट नोट इशूड आर इनिशियली रिकॉर्डेड? परचेज रिटर्न, डेबिट नोट इशूड, या इसकी जगह एक और वर्ड भी हो सकता था, क्रेडिट नोट रिसीव। समझ लगी है? इस वाला ऐसे भी हो सकता था कि डेबिट नोट इशूड की जगह क्रेडिट नोट रिसीव लिखा हो, तो वो भी बच्चों परचेज रिटर्न के लिए ही इस्तेमाल होता है। समझ लगी? आपने फर्ज करें किसी दुकान से कोई चीज बाय की, आप वो चीज वापस करने चले गए, तो क्या घर से कोई पर्ची बना के लेके गए? और बोलो सही, घर से पर्ची लिखना शुरू कर दी कि आज मैं इस वक्त ये चीज वापस करने जा रहा हूँ, अम्मी के साइन, अब्बू के साइन, अपने साइन। हाँ, उसकी कोई औकात है? कोई औकात नहीं। वो सबसे पहले क्या चीज मांगेगा कि वो डॉक्यूमेंट दिखाओ जो तुमने घर में तैयार किया है? नहीं। वो आपसे क्या चीज मांगेगा? सामान मांगेगा, इनवॉइस मांगेगा। वही, सामान इज इक्वल इनवॉइस। हाँ, सही है। हूं तो नक फड़ ले। और समझ लगी बात है? तो बच्चों, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इनवॉइस की तरह। अच्छा, फिर वो इनवॉइस लेके उसकी रिटर्न रिकॉर्ड कर लेता है और एक डॉक्यूमेंट जारी करता है। उसका नाम क्या होता है? क्रेडिट नोट। वो डॉक्यूमेंट आप दिखाते हो कैश ऑफिस में जाके, और वो फिर आपको पैसे वापस कर देता है। वो बंदा पैसे नहीं देता जिसने चीज ली है, क्योंकि चीज आपने किसी और काउंटर से ली है, पैसे कहीं और काउंटर से मिलेंगे आप। समझ आ गई? या वो बंदा ये कह सकता है कि भाई मैंने तुम्हें ये एक क्रेडिट नोट बना के दे दिया है, तुम कोई और चीज परचेज करना चाहते हो, कोई और चीज परचेज कर लो। और जब तुम फाइनल पेमेंट करने जाओगे, तो वो बंदा उस अमाउंट में से ये वाली अमाउंट क्या कर देगा? माइनस कर देगा। समझ आ गई? आपने 2,000 की शर्ट ली, घर आके पहनी, छोटी थी, वापस करने चले गए, उसने वापस कर ली, ठीक हो गया। तो उसने आपको एक पर्ची बना दी। अब आपने कहा जी मैंने शर्ट नहीं लेनी, मैंने पैंट लेनी है। वो कहते जाओ जाके पैंट पसंद करो। पैंट पसंद करके आए, और आपने अब पेमेंट करनी है, तो पेमेंट उस बंदे को नहीं करनी जिसने पैंट दी आप। पेमेंट आपने कैश काउंटर पे जाके करनी। तो कैश काउंटर पे जाएंगे, वो कहेंगे पैंट तो 3,000 की है। तो आपने 3,000 नहीं देने, आपने कहना यार मैंने शर्ट वापस की थी, ये मेरे पास पर्ची है, उसने मुझे लिख के दी। तो पर्ची को देखेगा, वो कहेगा जी 2,000 रुपये की एडजस्टमेंट है, ठीक है। 2,000 का माइनस करके आपसे मजीद 1,000 रुपये ले। तो वो जो चीज उसने लिख के दी थी, वो जो पर्ची उसने लिख के दी थी, वो पर्ची क्या कहलाएगी? क्रेडिट नोट। उसने इशू किया, आपने क्या किया? रिसीव। उसकी औकात है। आप घर से पर्ची लिख के गए, उसकी कोई औकात है? अगला बंदा रिसीव ही ना करे। वो कहता है जी खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा, आप जितनी मर्जी पर्चियां लिखो। नहीं समझ आ रही? ठीक है। अच्छा रिबरल। इन विच बुक ऑफ प्राइमेंट्री क्रेडिट नोट रिसीव्ड आर इनिशियली रिकॉर्डेड? वही बात दोबारा आ गई। 7 shall be recorded in sales book of an electronic trader. Credit sale of इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये कहाँ रिकॉर्ड होगी? सेल बुक में। दर फिटेगा हाली, कहाँ रिकॉर्ड होगी? जरा जरा। क्यों? क्या ये फर्नीचर की सेल परचेज करता है ये बंदा? इसलिए तो ऊपर बात बताई है उसने। होते हो ਤੁਸੀਂ जिस कारोबार जाके नौकरी करने, ਤੁਹਾਨੂੰ कारोबार का ही नहीं पता जी। नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी करता हूँ। क्या बेचते हैं वो? फर्नीचर बेचते हैं। मैंने कहा, दर फिटाए वो तेरी कंपनी तो तेरे होते, तेरी कंपनी तो तार वसे को तेन रखा।
तो समझ रही है, तो जिस कंपनी में काम करते हो पता ही नहीं कर दी भैया। विच आर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर। हाँ जी, कैश सेल ऑफ, हाँ जी, कैश सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, यहां तक की बात लगी। तो क्रेडिट सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर कहां रिकॉर्ड होगी, और क्रेडिट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल डे बुक में, और ये कैश बुक में। ठीक है जी। अच्छा, ए और बी दोनों कैश बुक में रिकॉर्ड होनी है, लेकिन होता ये है कि नॉर्मली ऑफिस फर्नीचर इतनी जल्दी सेल होता नहीं। ऑफिस फर्नीचर अगर हमने परचेज किया है तो क्या 2 दिन बाद सेल कर देंगे? इस मकसद के लिए परचेज थोड़ी किया था। वो तो साल, 10 साल, शायद 15 साल, शायद 20 साल बाद जाके सेल हो। समझ लगी है? और समटाइम ऐसा भी होता है वो सेल नहीं होता, 15 साल गुजर गए, फर्नीचर इस हालत में नहीं है सेल करें, तो उसको तोड़ के आग लगा के हाथ सेक लिए जाते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठंड बड़ी पै रही है, फर्नीचर का से प्या है, काम तो है नहीं, तोड़ो इन्हों फिर। ठीक है जी। बहुत कम ऐसा होता है कि फर्नीचर को आप सेल करते हैं, या आप अपने गरीब रिश्तेदारों को बांट देते हैं कि यार टेबल से प्या ले जा। समझ आ गई बात? तो इस तरह की आइटम्स जो होती हैं, जो नॉन करंट एसेट टाइप कैटेगरीज होती हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि आप उसको क्या करते हैं। जैसे आप मोबाइल के बारे में जानते हैं, वो कहते हैं जी अपने पास जो मोबाइल 5 साल 6 साल इस्तेमाल किया है इसको मत बेचो, इसमें से डाटा अगले बंदे निकाल के आपके खिलाफ यूज कर सकते हैं। आपको नहीं पता कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे और क्या कैसे डाटा निकालेंगे, लेकिन वो निकाल सकते हैं। फिलहाल आपके पास मोबाइल पड़ा तो पड़ा रहने दो, आप उसको बेच के क्या ही पैसे ले लोगे। तो समझ आ रही बात की नहीं आ रही? तो इस तरह से नॉन करंट एसेट की नेचर की आइटम्स बहुत कम ऐसा होता है कि लोग सेल करें। ऐसे ही है। पॉइंट नंबर 9, विच फॉलोइंग ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन जर्नल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर। क्रेडिट सेल ऑफ, बिजनेस हैड मेड फॉलोइंग सेल्स, क्रेडिट सेल 1500, कैश सेल 1200, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ सेल ट्रांजेक्शन? हाँ जी, और समझ लगी थी। यूसुफ मेड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग ए सर्टन मंथ, क्रेडिट सेल 15,000, आउट ऑफ विच 3,000 वर रिटर्न बाय द कस्टमर सब्सिक्वेंटली, कैश सेल अमाउंट 8,000, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 4,000, व्हाट इज द टोटल ऑफ सेल्स डे बुक फॉर द मंथ? हाँ जी, निकालें जी। 12,000, क्या आंसर आएगा? हाँ जी, 12,000 वाले कितने रिकॉर्ड होंगे वो? होगी पूछने दे हैं? कहीं नींद नहीं पूरी हुई? हो गई? नहीं नहीं, ठहर जा रहे, हौसला कर। आई कब तेरी अखा खोलेगा? अरे हुने ही कलब कलब के मैं रह गया अद्धा कि भाईजान वो सेल रिटर्न डे बुक है और वो सेल डे बुक है। तो क्या ना, ए कहना हो सर तुम्हारी गलती मैं मान ही नहीं सकता, मैं उम्र च तुहाडे तो वड्डा, तर वास्ते तो मैं पीछे बना ताकि मेरी उम्र ना पता चले है। जी कल शायद पढ़ी, आज याद कोई नहीं। मार्च में पेपर देना कि मई? सोच के मार्च पहले आंदा कि मई? पता नहीं यार, मार्च में ਵੱਡੇ स्पेलिंग ने, मई छोटे ने, मई पहले आंदा है है ना सोचन ने। हाँ जी, 12।
In which of the following books returns inward are recorded? रिटर्न इनवर्ड क्या होती है? अच्छा जी, Hussain runs a business of purchase and sale of furniture. During a particular period, Hussain made following transactions: sales 12,000, sales to B 10,000, list price and trade discount 2%, sale return from A 3,000. What is the total of sales book for period? भाईदार शाबाश 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 शाबाश। हाँ जी, क्या आंसर आएगा बच्चों? आवाज नहीं आई। 21,800 वाले कितने बार हजरात है? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, तो सिर ते हाथ फिर नहीं, हाथ खड़ा किया है सोच के। अच्छा जी, तो 22,000 वाले हजरात, तो कुड़ियां, सर हम तो बायो पढ़ने आई हैं, हमारा अकाउंटिंग से क्या लेना देना है, इतना बोरिंग सब्जेक्ट है, अभी तो कोई फोटो भी नजर नहीं आई। एक कुड़ियां थे हालात है, ना इधर दिया ना उधर दिया। है जी, 22,000 वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5, बस 50 बच्चे बैठे क्लास, 5 उधर ने थे 8 उधर ने, बाकी सारे विचकार ले। जिन्होंने वोटिंग हिस्सा नहीं लिया तो वो तो न्यूट्रल ने ना, फिर तो न्यूट्रल केड़े होंगे ने, पता ना। अच्छा जी, तो बच्चों इसका आंसर होगा 21,800। क्यों? जो ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता, याद करें, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही रिकॉर्ड किया जाएगा। और समझ आइए सबको। 14, ए क्रेडिट नोट इज इश्यूड टू, क्रेडिट नोट किसको इश्यू किया जाता है? सप्लायर को? किसको? कस्टमर को। और समझ लगी? इन विच बुक ऑफ पेमेंट डज डेबिट नोट रिसीव वर्थ 1 लाख वुड बी रिकॉर्डेड? डेबिट नोट रिसीव, हाँ जी, अब डेबिट नोट रिसीव की जगह बच्चों क्रेडिट नोट इशूड भी आ सकता था। तो क्रेडिट नोट इशूड कहां पे रिकॉर्ड होता है? आवाज नहीं आई। सेल्स रिटर्न, उससे उधर उस जगह पे डेबिट नोट रिसीव भी रिकॉर्ड होगा। तो समझ लगी बात है? अच्छा, डेबिट नोट बच्चों नॉर्मली कोई बंदा नहीं जारी कर रहा होता, ये एक कंपनी दूसरी कंपनी को जारी कर रही है। मैंने आपको किन 2 कंपनीज की एग्जांपल दी थी? पैकेजेस और दूसरी कंपनी कौन सी थी? गौरमे। हाँ, गौरमे जब पैकेजेस को माल वापस भेजेगी तो गौरमे अपने लेटर हेड पे कुछ लिख के भेजे। समझ आ रही बात? वो बोलो तो सही। वो इसलिए कि गौरमे से माल जा रहा है पैकेजेस, तो गौरमे कंपनी का सीईओ ट्रक नहीं चला के जाएगा, क्या वो जाएगा? क्या सीईओ जाएगा माल वापस करने? वो नहीं जाएगा। नॉर्मल इंप्लॉई होगा, एक ड्राइवर होगा, वो जा रहा होगा। तो अब वो पेप्सी पैकेजेस वाले ये वेरीफाई करना चाहते हैं, क्या ये माल जो हमें वापस आ रहा है ये वाकई गोरमे ने भेजा है या ये ट्रक ड्राइवर अपनी तरफ से माल लेके आ रहा है। तो उसके लिए वो क्या चीज वेरीफाई करेंगे?
क्या वो सीईओ को कॉल करके वेरीफाई करेंगे? नहीं, नहीं समझ आ रही। हो सकता है सीईओ उस वक्त पाकिस्तान में ही ना हो, वो किसी और कंट्री में बैठा हो, कॉल ही ना जा रही हो उसको। अगला पॉइंट, हो सकता है उत्थे व्हाट्सएप ही ना चलता है। अन्ने आ खोत्या जिहा चवला, तेनू पता नहीं किहड़े किहड़े मुल्क चलता, किहड़े किहड़े च नहीं चलता। नंबर 3, हो सकता है उसके पास मोबाइल ही ना हो। ठीक है जी। सीईओ अकलमंद है, गरीब नहीं है। गरीब वो है जिनके पास मोबाइल है, क्योंकि वो मोबाइल के गुलाम है। अकलमंद लोग वो हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, क्योंकि वो आजाद है। आप समझते हैं कि आप आजाद हैं, आप आजाद नहीं है, आप गुलाम हैं। किसके? मोबाइल के। अक्लमंद बंदा वही है जिसके पास मोबाइल है। और बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। उन तक राब्ता करना हो, वो कहता ना भाईजान, मैं 8 से लेकर 4 बजे तक दफ्तर में होता हूँ, उस वक्त आप मुझसे राब्ता करना चाहें तो पीटीसीएल पे कॉल करें। वहां पे बंदा बैठा है, वो वेरीफाई करेगा, कॉल इंपॉर्टेंट है मेरे तक ट्रांसफर करेगा, कॉल इंपॉर्टेंट नहीं है तो खुद ही देख लेगा, मेरे तक वो कॉल भी नहीं आएगी। मैंने अपना 8 से 4 काम करना है, फिर उसके बाद मैंने घर जाना है, 6-7 घंटे बच्चों के साथ गुजारने हैं, फिर मैंने सो जाना है। 8 घंटे की मेरी नींद है, 8 घंटे की मेरी फैमिली है, 8 घंटे की मेरी नौकरी है, बस। तो थोड़े वांगू पागल थोड़ी है कि सुबह 8 बजे तो लेकर रात के 12 बजे तक मोबाइल च बड़े हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप जितना टाइम एक दिन में मोबाइल पे लगाते हो, अगर उस टाइम को स्टडी में लगाओ ना, तो एक दिन में आप एक पूरा चैप्टर तैयार कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली आपको इस चीज़ का पता ही नहीं है, आपने अभी तक इसका एनालिसिस ही नहीं किया। दिन में आपका मोबाइल यूजेज कम अज कम 4 से 5 घंटे है। उन 4 से 5 घंटे में आप अपनी सारी किताबों का जो होमवर्क है कंप्लीट करके आराम से अपनी नींद पूरी कर सकते हैं, लेकिन नहीं। ठीक है, ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, इसको समझने में टाइम लगेगा। 2-3 दफा फेल होंगे, फिर आपको अकल आएगी। हाँ सही है, दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंसान के कहने से समझ नहीं आती, ठुड्डा बजता है तो समझ आती है। नहीं बात समझ आ रही? समझ आ रही है? इंसान दूसरे इंसान को कोई बात समझाए, वो समझ नहीं आती जब तक ठुड्डा ना बज जाए। ठुड्डा बजेगा तो अकल आती है। इसलिए हम आपके ठुड्डा बजने का इंतजार कर रहे हैं। अब हमें कोई टेंशन नहीं है कि आपको ठुड्डा बजेगा तो आपके मत्थे पे चोट लगेगी या बुल्ले साड़ जाएंगे तो या की होएगा, क्योंकि हमने हजारों लोगों को ठुड्डे बजते देखे हो। तो आपको भी देख लेंगे तो कोई टेंशन हमें। जिस तरह से डॉक्टर है, डॉक्टर किसी जख्म का इलाज कर रहा होता है, उसको कोई तकलीफ होती है? वो हाय हाय कर रहा होता है? नहीं कर रहा होता। वो जिस पेशेंट के लवाहिकीन होते हैं वो हाय हाय कर रहे होते हैं, क्या की हो गया। डॉक्टर ट्रीटर करते वक्त कुछ नहीं फील कर रहा होता। क्यों? क्योंकि उसका सुबह से लेकर शाम तक यही काम है। एक सर्जन होता है ना, उसके दिमाग में सुबह से लेकर शाम तक यही चल रहा होता है, यार केरी छह बड़ा, केरी छह बड़ा। उसके दिमाग में यही चल रहा है, छुरी कितने चलावा। मेरी बात समझ आ रही? कसाई है, कसाई के दिमाग में क्या आएगा कि वो धागे से कपड़ा सिएगा? सीने वाला दिमाग उसका है ही नहीं। उसका दिमाग क्या है? काटने वाला। तो उसके दिमाग में हर चीज का सोल्यूशन यही है, एनु काट दे, सब सेट है। नहीं समझ लगी? या मेरे सिर से पीड़ हो रही है, दिमाग काट दे, सेट हो जाएगा। तो उसके दिमाग में हमेशा कोई भी चीज, कोई सादा सा भी अगर आपको मसला है, सर्जन के पास अगर आप जाएंगे तो यही मशवरा दे, यार मेरे गोडे दर्द होती पी है, काट दे, पिछला हिस्सा अगले से इस तरह जोड़ देंगे, थोड़ी लत बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, गोडा ही नहीं रहेगा पीछे। बात समझ लगी? इसलिए उनको कोई तकलीफ नहीं होती। तो हम भी 16-17 साल हो गए बच्चों को फेल होता देखते हैं, हमें भी कोई टेंशन नहीं। अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, मैं आपको फ्यूचर बता रहा हूँ आपका। इस क्लास में से आधे बच्चे फेल होंगे। अच्छा, अब सारे समझ रहे हैं कि बाकी आधे हम ही हैं। फेल होने वाले हम कैसे हो सकते हैं? मैं पूरी जिंदगी फेल नहीं हुआ, तब मैं कैसे फेल हो जाऊं? ठीक है जी। तो बहुत कम लोग हैं जो नसीहत हासिल करते हैं और ठोकर लगने से पहले अकल हासिल करके अपना आप सीधा पदरा कर लेते हैं और बगैर ठोकर लगे पेपर पास कर जाते हैं। ठीक है जी। अदरवाइज सीए में मेजोरिटी फेल होती है।
सीए में मेजॉरिटी फेल होती है, ये बात याद रखना मेरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, in which books of parliamentary does sales on account of 700,000 would be recorded? हाँ जी। हाँ जी, कौन सी ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ठीक है जी, ये ऑन अकाउंट लिखा, ऑन अकाउंट से क्या मुराद है? उधार। 17। ये वो सारा साइकिल जिसने पढ़ा हुआ है, उसको पता है इसका जवाब क्या है। गुड्स स्पैच। डिलीवरी नोट कब इशू होता है? हाँ जी, डिलीवरी नोट जब फिजिकली गुड्स साथ मौजूद हो। बात समझ लगी? तो ये आपने सीक्वेंस याद रखना है। कोटेशन कब आती है, सेल ऑर्डर या परचेज ऑर्डर कब होता है, गुड्स डिस्पैच नोट या डिलीवरी नोट कब कब ये डॉक्यूमेंट जारी होते हैं, ये पेपर में सवाल आएगा आपको। हाँ जी, सवाल का जवाब दें, जल्दी करें शाबाश। क्या मोटर रिकॉर्ड होगी जी? 76। नहीं समझ आई? तो समझ आ गई सबको? डिसऑनर ऑफ चेक कल पढ़ा था। कल एंट्री बड़ी बड़ी, कई दफा बोल बोल के रट्टा लगवाई थी। तो आज वेख लो हालात, पता ही नहीं। हाँ भाई, सी के बी, डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट बैंक। इन विच बुक ऑफ पेमेंट द ट्रांजैक्शन ऑफ चेक डिसऑनर्ड इज रिकॉर्डेड? चेक हो गया डिसऑनर, किस में रिकॉर्ड करेंगे? अभी शाबाश 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 शाबाश।
तो बोलो तो सही। किस में रिकॉर्ड करेंगे बच्चों? कैश बुक में। क्यों? क्या क्या रिसीव कर रहे हैं? ये तो डिसऑनर हुआ है। तो कैश में क्यों रिकॉर्ड होगा? वजह क्या है? बैंक क्रेडिट हो रहा है इसलिए। एंट्री देखे ना, एंट्री दिमाग में लिखी है। 21। सर ये अटेंडेंस ला लो बच्चा नहीं, जेह्ड़े क्लास च मौजूद नहीं उन्होंने घरां दी गालां करनियां। अटेंडेंस लाओ जल्दी जल्दी, शाबाश। ते किसी की अटेंडेंस वाद ना लगी होए, जिन्ने बच्चे बैठे ने उन्नी अटेंडेंस होनी चाहिए। ट्वेंटी वन। हाँ जी। बीटा डेल्टा ऑप्शन 22। नोटा जी। 23। ये मेरा मतलब कैश बुक में सेटलमेंट डिस्काउंट कैश बुक में रिकॉर्ड होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन जब आप 3 कॉलम कैश बुक बना रहे होते हो, 2 कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो उसमें रिकॉर्ड नहीं होती, वो जनरल जनरल में चली जाती है। हाँ भाई 23। 24। 24। हाँ जी 24। और बीटा के डेल्टा। हाँ जी 25। हाँ जी परचेज
डे बुक 26। हाँ जी, 26 का रिटर्न है आउटवर्ड 27। हाँ जी 27। हाँ जी, 28। ठीक है जी, जो परचेज आपने रिकॉर्ड की होती है उसमें से आप क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं। यहाँ तक की बात समझ लगी? 40 बच्चे बैठे ने 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 50% ਨੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ सारे ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰਾਓ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਬਸੈਂਟ ਨੇ। अच्छा जी, कईयों ने लगाई भी नहीं। 52 कैसे हो गए 45 बच्चे आप बैठे हैं लेकिन अटेंडेंस 52 ਦੀ ਲੱਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ? ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ। आप लास्ट नंबर देखते हैं यार इधर आई है ना फाइल तो मुझे नहीं अब आपके मुझे कहना सर ये ध्यान से लगा दें आपकी थोड़ी मेहरबानी ये रिजल्ट तो नहीं अब ताले आएगी अच्छा जी बच्चों, नोट करें, जब आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं ना, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मूला तो याद है ना आपको? तो सेल में से डिस्काउंट कौन सा माइनस होगा भला? आवाज नहीं आई और दो हटे मत तेरे तरह। कौन सा जी? सेटलमेंट डिस्काउंट कौन से वाला? और केड़ा अलाउड?
तो फाइनल सेल की फिगर यहाँ पे आ जाएगी कितनी, 450। इसी तरह से बच्चों परचेज में से भी डिस्काउंट माइनस हो रहा होता है, ये कौन सा है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। ये बात याद रखनी है कि डिस्काउंट रिसीव परचेज में से माइनस कर देते हैं, और डिस्काउंट अलाउड सेल में से माइनस करके फाइनल फिगर यहाँ पे लिखते हैं, और ये फाइनल फिगर परचेज की यहाँ पे आती है। सेल में से कौन सा डिस्काउंट माइनस होता है, डिस्काउंट अलाउड, और परचेज में से डिस्काउंट सी। ठीक है जी, यही उसने पूछा है। बताओ कि जो सेटलमेंट डिस्काउंट होता है जो रिसीव वाला, वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं जी, इट इज रिकॉग्नाइज एज रिडक्शन इन दी कॉस्ट ऑफ परचेज। समझ आ गई बच्चों, ये आपने चैप्टर आज घर जाके कंप्लीट करना है। टोटल से कितने क्वेश्चन है, आवाज नहीं आई, 50 क्वेश्चन है। ठीक हो गई जी। अच्छा, उसके बाद ये एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये फाइल आपके पास मौजूद होगी व्हाट्सएप ग्रुप में। उसमें भी बुक्स ऑफ प्राइमरी चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 15। ठीक है जी। और ये इसमें कितने क्वेश्चन है जी, इसमें 50 क्वेश्चन है, ये भी आपने घर जाकर करने हैं। ठीक हो गया जी।